हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट टीजेटी साइंस का पेपर करेंगे जो 2017 में हुआ था। इसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हम उसी के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो हमारा इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा माइनस पार्टिकल एमिटेड इन रेडियो एक्टिव डीके। मतलब ये आपको इनिशियल एलिमेंट दे रखा है। इनिशियल एलिमेंट मतलब स्टार्टिंग में ये एलिमेंट था, अल्फा और बीटा माइनस पार्टिकल का डीके करते हुए फाइनल आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। तो अब ये बताइए कितने अल्फा और कितने बीटा माइनस पार्टिकल इस दौरान एमिट हुए होंगे। मतलब वो एलिमेंट x से y बन गया। x का एटॉमिक नंबर 90 है, मास नंबर 200 है, और y का एटॉमिक नंबर 80 है और मास नंबर 168 है। तो ये बताइए कि यहाँ से यहाँ जाने में उसने कितने अल्फा और कितने बीटा माइनस पार्टिकल एमिट किए होंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, मतलब हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दो तब जो बचेगा उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो एक्स जेड ए कोई भी एलिमेंट है, अगर एक अल्फा पार्टिकल निकालता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है। वो 4 कहाँ पे चला गया? यहाँ पे हमें ये जो एटॉमिक नंबर है ये भी कंजर्व करना होता है और मास नंबर भी क्या करना होता है? कंजर्व करना होता है। मतलब हमें जब भी कोई रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये दोनों क्या करते हैं? हम कंजर्व करते हैं। कि जैसे आपके केमिकल रिएक्शन में क्या करते थे, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें आप नंबर ऑफ एटम को क्या करते हो? बैलेंस करते हो कि इस साइड इतने एटम इसके है, उस साइड भी इतने ही होने चाहिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं? मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कंजर्व करते हैं। जैसे ये 2 इधर चला गया तो यहाँ से 2 कम हो जाएगा, जेड माइनस 2 और 2 कितने हो गए? जेड हो गए, और इस साइड भी जेड है। ये 4 और a माइनस 4 कितने हो गए? a, तो इस साइड भी a है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी कंजर्व्ड हो गया और मास नंबर भी कंजर्व्ड हो गया। ऐसे ही जब बीटा माइनस निकलता है, बीटा माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन, ई माइनस इलेक्ट्रॉन। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ई -1 नीचे लिखते हैं और 0 कहाँ लिखते हैं? ऊपर। तो एक्स जेड ए ने एक बीटा माइनस पार्टिकल या फिर ये समझ लो इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो देखो, अगर इधर -1 चला गया तो यहाँ पर Z+1 आएगा, ताकि Z+1 और -1 को जब आप ऐड करोगे तो वापस कितना मिल जाएगा आपको? जेड ही मिल जाएगा। जेड इस साइड है, जेड ही इस साइड है। और एटॉमिक नंबर बैलेंस हो गया। अब मास नंबर देखो, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर देखो ये 0 है, तो यहाँ पर मास नंबर क्या आएगा? ए आएगा। तो इसका मतलब ये जो है मास नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। मतलब जब बीटा माइनस निकलता है ना, तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है लेकिन मास नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर बीटा प्लस निकलता, बीटा प्लस, तो वाई, अगर बीटा प्लस कहता, बीटा प्लस होता है पोजिस्ट्रॉन। क्या होता है? पोजिस्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन क्या होता है? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर कहता पोजिस्ट्रॉन निकला है, बीटा प्लस निकला है, बीटा प्लस को रिप्रेजेंटेशन करते हैं E+1 0 से। तो देखो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर Z-1 होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? Z। और इस साइड भी क्या है? Z। और A है, 0 है तो ये कितना होना पड़ेगा? A। तो A+0 तो क्या आएगा? A। और इस साइड भी आपका A है। तो जब पोजिस्ट्रॉन निकलता है या बीटा प्लस निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है लेकिन मास नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। और एक और था गामा डी के। तो जैसे एक्स जेड ए आपका एक्साइटेड स्टेट में हो
तो वो आपका ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा तो एक गामा फोटोन निकालेगा। क्या निकालेगा? गामा फोटोन निकालेगा आपका। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर और मास मतलब जब न्यूक्लियर मतलब रेडियो एक्टिव डीके में गामा फोटोन निकलता है, गामा डीके होता है, तब एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो मतलब जेड और ए दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। किसमें? गामा डीके में। लेकिन जो बीटा डीके है, बीटा डीके बीटा प्लस हो चाहे बीटा माइनस हो, बीटा डीके में ए क्या रहता है? सेम रहता है। तो बीटा डी के मतलब जो बीटा माइनस हो चाहे बीटा प्लस हो, ए क्या रहेगा? सेम। और गामा डी के में जड भी सेम रहता है, एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है और ए भी क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन जो अल्फा डी के है उसमें जड और ए दोनों क्या होते हैं? बोथ चेंज, दोनों के दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने थ्योरी पढ़ी इसकी कि जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जेड और ए दोनों चेंज हो जाता है। जेड 2 से कम हो जाएगा और ए 4 से कम हो जाएगा। और बीटा डीके में ए तो क्या रहता है? सेम। और जेड क्या होता है? चेंज होता है। जेड चेंज होता है। देखो बीटा माइनस में जेड 1 से बढ़ जाता है और बीटा प्लस में जेड 1 से कम हो जाता है। और गामा डीके में क्या होता है? जेड और ए दोनों सेम रहते हैं। मतलब एक फोटोन निकलता है और वो न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? एक्स 90 और 200 से कहाँ चला गया? वाई 80 और 168 चला गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने अल्फा और कितने बीटा माइनस निकले होंगे, तो ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? अब हम कि अगर हमारा एक्स 90 200 से ये हो गया, अब हमें पता है कि सबसे पहले देखो ए में चेंज कौन कर रहा है? सबसे पहले ए में चेंज हो रहा है, ए में चेंज हो रहा है, ए में चेंज बीटा माइनस तो करता नहीं है, सिर्फ ए में चेंज कौन करता है? अल्फा। तो 200 से 168 हो गया। मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल कितने निकले हैं? एम अल्फा पार्टिकल निकले हैं। और एन क्या निकले हैं? बीटा माइनस पार्टिकल। मान लिया आपने एम क्या निकले हैं? अल्फा पार्टिकल। और एन क्या निकले हैं? बीटा माइनस पार्टिकल। तो एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से ए में कितना चेंज आता है? 4 का। तो एम एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से ए में जो चेंज आता है वो 4 का आता है। तो एम के निकलने से कितना आएगा? 4m का चेंज आएगा। और देखो यहाँ पे ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है? 200 से 168 हो गया। तो कितने से कम हो गया? 32 से कम हो गया। अरे 200 से 168 चला गया तो ये कितना? ए में कितना चेंज हुआ? 32 का चेंज हुआ। तो और हमने कह दिया एक अल्फा पार्टिकल जाने से 4 डिक्रीज होता है और एम के जाने से कितना चेंज आएगा? 4m का डिक्रीज आएगा। और डिक्रीज ओवरऑल कितना आया है? 32। तो 4m 32 के बराबर है तो m किसके बराबर होगा? 8 के। इसको डिवाइड कर लोगे मतलब कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे? 8 अल्फा पार्टिकल निकले होंगे। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट समझिए कि ए में चेंज कितना हुआ? 32 का। मतलब ए में चेंज हुआ 32 का। और एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से 4 का डिक्रीज होता है तो इसको 4 से भाग कर दो तो कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे? 8 अल्फा पार्टिकल निकले होंगे। डायरेक्ट ऐसे समझ लो। और दूसरी चीज क्या है कि ए और फिर आप क्या कहोगे कि ऊपर से तो सेम हो गया तो एक्स 90 200 से आपने 8 अल्फा पार्टिकल निकाल दिए। तो यहाँ पर बीच में कोई बना होगा कुछ ना कुछ, उसका जो एटॉमिक नंबर है सॉरी मास नंबर है वो तो 168 हो गया। लेकिन हमें पता है कि जड़ जो है एक अल्फा पार्टिकल निकलने से जड़ 2 से कम हो जाता है और 8 अल्फा पार्टिकल निकले हैं तो 8 दूनी 16, तो ये 16 से कम हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। समझ रहे हो? 8 अल्फा पार्टिकल निकले हैं। 8 अल्फा पार्टिकल निकलने से ये 200 से कितना हो गया? 168। और ये 90 से कितना हो गया? 74। कैसे? क्योंकि जड़ जो है वो कितना हो गया?
जड़ आपको क्या करना है कि मतलब यहाँ पे जो बीटा माइनस है वो ए में चेंज नहीं करता, और ए में चेंज जो हुआ है वो अल्फा पार्टिकल की वजह से हुआ है। तो ए में जो चेंज हुआ उससे आपने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल लिए। तो 8 अल्फा पार्टिकल निकले हैं, तो 200 से 168 हो गया, और 90 से कितना हो गया, 74 हो गया। अब कितने बीटा माइनस पार्टिकल निकले होंगे, वो यहाँ पर y क्या बन जाएगा, 80 और 168। यहाँ पर क्या हो गया, ये कुछ ना कुछ बीच में हमें नहीं पता, हमें निकालना ही नहीं है। हमें तो फाइनली ये बताने हैं कि बीटा माइनस कितना हुआ होगा। अब बीटा माइनस कितने बीटा माइनस निकले होंगे, तो हमने कहा था कि मान लेते हैं n जो है वो बीटा माइनस पार्टिकल निकले हैं। n क्या निकले हैं, बीटा माइनस पार्टिकल निकले हैं। अब देखो, एक बीटा माइनस के निकलने से, एक बीटा माइनस के निकलने से जड़ कितने से बढ़ जाता था, एक से। यहाँ पर कितने से बढ़ गया, 6 से। तो कितने n की वैल्यू कितनी रही होगी, 6। समझ रहे हो कि अल्फा पार्टिकल निकल चुके हैं, अल्फा पार्टिकल से दोनों में चेंज हमने दिखा दिया। ये 8 कहाँ से आया, ये हमने a को बैलेंस करके निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि बीटा माइनस कितने निकले होंगे। एक बीटा माइनस के निकलने से ए पे कोई चेंज नहीं होता, एक 168 है, ये 168 ही रहा। लेकिन ये 74 से क्या हो गया, 80। एक बीटा माइनस निकलने से जड़ एक से बढ़ जाता है, और यहाँ से जड़ कितने से बढ़ा है, 6 से। तो कितने, इसका मतलब 6 बीटा माइनस निकले होंगे। मतलब अल्फा कितने निकले होंगे, 8, और बीटा माइनस कितने निकले होंगे, 6। तो इसका जो राइट आंसर है 8 और 6 आएगा। शुरू में अल्फा लिखा गया है, बाद में बीटा माइनस लिखा गया है। और ये जो जड़ है ना, ये अल्फा के केस में से 2 से डिक्रीज हो जाता है, और बीटा माइनस के केस में 1 से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बीटा माइनस के केस में जड़ जो है 2 से कम हो गया था, 2 से कम करके दिखा दिया। 8 निकले हैं तो 16 कम कर दिया, 90 में से 16 कम करोगे तो 74 रह जाएंगे। और बीटा माइनस के केस में 1 से बढ़ जाता है जड़, लेकिन इसमें क्या है, ए तो क्या रहता है, सेम रहता है। और इसमें ए भी कितने से डिक्रीज हो जाता है, 4 से। तो ये था पूरा का पूरा स्टेटमेंट या पूरा का पूरा क्वेश्चन, इस तरह से आपको करना था। तो इस क्वेश्चन को भी आप 1 या 1.5 मिनट में कर सकते थे, अगर आपको पूरा प्रोसीजर पता है कि अल्फा पार्टिकल निकलता है तब 2 से एटॉमिक नंबर कम हो जाता है, 4 से मास नंबर कम हो जाता है। बीटा माइनस जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, मास नंबर सेम रहता है। और बीटा प्लस में एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है और मास नंबर सेम रहता है। गामा डीके में दोनों ही सेम रहते हैं, जेड और ए। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अल्फा में जेड और ए दोनों चेंज होते हैं, बीटा में ए सेम रहता है, जेड चेंज होता है, और गामा में दोनों ही सेम रहते हैं। और इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने इस पे अप्लाई किया, और अल्फा और बीटा कितने निकले हैं, ये हमने देखा कि ए तो सिर्फ चेंज किस में होता है, अल्फा में 32 का चेंज हुआ है। तो एक अल्फा से 4 डिक्रीज होता है, तो 32 डिक्रीज कब होगा, जब 8 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। तो 8 अल्फा पार्टिकल निकलने से ए में भी चेंज दिखा दिया और जड़ में भी दिखा दिया। फाइनली हमें जड़ कहाँ लेके जाना है, 80 पे। ये कब जाएगा, जब 6 बीटा माइनस निकलेंगे। एक बीटा माइनस से एक इंक्रीज होता है, तो 6 इंक्रीज कब होगा, जब 6 बीटा माइनस निकलेंगे। तो ओवरऑल अगर इसका हम आंसर देखें अब, 8 और 6, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा, 8,6। क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली का मतलब अल्फा जो है पहले लिखा गया है, बीटा माइनस बाद में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इज अ राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द लाइट सोर्स इज केप्ट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ फोटो सेल। मतलब किसी फोटो सेल से किसी लाइट के सोर्स को 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 0.6। लेकिन जब आपने सोर्स को 40 सेंटीमीटर दूर रख दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ये पूछ रहा है। मतलब ये आपका फोटो सेल है, और ये आपका क्या है, सोर्स है। और अगर आप सोर्स को
दूर लेके जाते हो, मान लेते हैं पहले ये कितने सेंटीमीटर दूर है, 20 सेंटीमीटर, बाद में आप सोर्स को कहाँ पे ले गए, 40 सेंटीमीटर पे ले गए, तो सोर्स को नजदीक और पास करने से क्या चेंज हो जाएगी, सोर्स के द्वारा जो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ लग पहुंचेगी वो चेंज हो जाएगी। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर तुम दूर लेके जा रहे हो तो इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप सोर्स को नजदीक या दूर लेके जाते हो तो इंटेंसिटी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे आप दूर लेके जा रहे हो तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी वैन उसको आप अवे लेके जाओगे, और इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी वैन टुवार्ड्स। इतने में समझ जाइए, टुवार्ड्स का मतलब पास लेके आओगे, जब आप उसको उसकी तरफ लेके आओगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, दूर लेके जाते हो तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब इस सोर्स से इसके पास जो इंटेंसिटी पहुंचेगी लाइट की, वो अगर पास लेके आओगे तो बढ़ जाएगी और दूर लेके जाओगे तो घट जाएगी। तो ये अगर आपका फोटो सेल है और अगर आप लाइट का जो सोर्स है उसको अगर पास लेके आओगे तो इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप सोर्स को दूर लेके जाओगे तो इंटेंसिटी आई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट, बट डिपेंड करता है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ पे आप सोर्स को तो वो ही रख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी तो क्या है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है ना, आपने सोर्स तो वहीं दूर लेके जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन इंटेंसिटी क्या हो रही है, चेंज। और इंटेंसिटी के चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो उसके ऊपर गिर रही है उस पे डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी तो आपकी सेम है, क्यों सेम है, बिकॉज सोर्स इज सेम, बिकॉज सोर्स इज ए सेम, मतलब सेम सोर्स को ही तो आप दूर लेके जा रहे हो ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सोर्स को दूर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले था वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या किया आपने कि आपको वो कंसेप्ट पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी मतलब लाइट की कितनी मात्रा पहुंची है फोटो सेल के पास उस पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप सोर्स को दूर लेके जाते हो तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। तो इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ही नहीं करता, मतलब इंटेंसिटी को कम ज्यादा करते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो पहुंचेंगे वो कम ज्यादा होंगे, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो क्या रहेगी, सेम। इंटेंसिटी का मैटर होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन कितने पहुंचे हैं फोटो सेल के पास। अगर दूर लेके जाओगे तो कम पहुंचेंगे और पास लेके आओगे तो ज्यादा पहुंचेंगे। तो इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो रीच करेंगे। लेकिन इन फ्रीक्वेंसी का मैटर किससे होता है, एनर्जी से होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो आपने क्या रखी, सेम, और फ्रीक्वेंसी के सेम रखते हुए आपने इंटेंसिटी को चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रो ए क्यूब, मतलब एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, तो उस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा इफ ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज एट वन ऑफ द कॉर्नर। मतलब आपने एक क्यूब बना लिया, इस क्यूब के एक कॉर्नर पे, इस क्यूब के एक कॉर्नर पे आपने क्या रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया। ये लो आपने एक क्यू चार्ज रख दिया इसके एक कॉर्नर पे, तो इस एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज की वजह से इस क्यूब में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो फ्लक्स निकालना है। तो हम गॉस लॉ अप्लाई कब कर सकते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है
किसी भी क्लोज सरफेस से क्याऊ इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज का मतलब बंद आकृति है, किसी बंद वस्तु में, किसी क्लोज सरफेस में जो टोटल चार्ज है वो यहाँ पे रख देंगे बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उस पूरी क्लोज सरफेस से क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो इसको अगर आपको क्लोज बनाना है तो कितने क्यूब साइड में रखने पड़ेंगे, तो इसके देखो एक है तो तीन तो इसके आजू बाजू में रखने पड़ेंगे और चार इसके ऊपर रखने पड़ेंगे, तब ये पूरी की पूरी जो क्यूब है वो क्लोज हो जाएगी और उसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, क्याउ चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब फॉर 8 क्यूब, अगर आपने 8 क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा, क्याउ बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्याउ बाय 8 एप्सिलॉन, मतलब इसको 8 से भाग कर दोगे तो क्याउ बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे आपने 8 क्यूब की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि आपने एक कॉर्नर पे रख रखा है, कॉर्नर पे रखा हुआ है तो इसको क्लोज बनाना है, मतलब इस चार्ज को अंदर से पूरा, मतलब बाहर से पूरा क्या करना है, ढक देना है, एक क्लोज सरफेस बनानी है और उस क्लोज सरफेस के सिमेट्री होनी चाहिए। तो जैसा ये यहाँ पे रखोगे एक इधर, चार रखने से तो ये बन जाएगा, लेकिन ये जो चार्ज है क्लोज नहीं हुआ, चार ही इसके ऊपर रखोगे तब ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। तो हर एक क्यूब से कितना निकलेगा वो निकालना था, तो 8 क्यूब से कितना निकलेगा, क्याउ बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना निकलेगा, क्याउ बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको आपने 8 से डिवाइड कर दिया तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, क्याउ बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ कब वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। और यहाँ पर आपने कॉर्नर पे रखा था तो ये क्लोज नहीं था, अगर इसके अंदर होता कहीं भी तब आप डायरेक्ट क्याउ बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, इसका राइट आंसर होगा क्याउ बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द, मतलब डोपलर इफेक्ट जो होता है, डोपलर इफेक्ट लाइट में भी होता है और डोपलर इफेक्ट साउंड में भी होता है। साउंड में हम डोपलर इफेक्ट पढ़ते हैं कि जो बोलने वाला है कुछ अदर फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है, सुनने वालों को कोई और फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। तो मतलब डोपलर इफेक्ट क्या कहता है, जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आ जाता है, मतलब बोलने वाले ने फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड बोली है, सुनने वाले को उसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देती है, या कहीं से लाइट निकली है सोर्स से, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी और जो ऑब्जर्वर है उसको कुछ और फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है, मतलब उसको कुछ और फ्रीक्वेंसी शो होगी, मतलब उसी को हम डोपलर इफेक्ट कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज आ जाता है और उसी को हम डोपलर इफेक्ट कहते हैं। तो डोपलर इफेक्ट जो होता है सोर्स की स्पीड पे, ऑब्जर्वर की स्पीड पर और वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उन पर डिपेंड करता है, लेकिन उनकी जो डिस्टेंस है सोर्स और ऑब्जर्वर की उस पे डिपेंड नहीं करता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी फॉर साउंड वेव फॉर लाइट, उसमें वेव की फ्रीक्वेंसी आती है और साथ में सोर्स की स्पीड भी आती है, ऑब्जर्वर की स्पीड भी आती है, लेकिन उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करती इसमें, उनकी स्पीड और फ्रीक्वेंसी मैटर करती है कि किस फ्रीक्वेंसी से वो निकला था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किस चीज पे डिपेंड नहीं करता डोपलर शिफ्ट, सोर्स और ऑब्जर्वर की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो एच टेट टीजेटी साइंस 2017 में आए हुए थे। इस पेपर में 14 क्वेश्चन ही थे फिजिक्स के जो आए हुए थे, वो सभी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। और एंड मैंने बायो में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, अगर आप चाहते हो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए उस लिंक के थ्रू। वहाँ पर आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हर एच टेट टीजेटी साइंस के पेपर, पीजेटी फिजिक्स के पेपर सभी वहीं पर अपलोडेड है, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करिए।